कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। हम पिछली दो वीडियो में इस पाठ का पाठन कार्य करा चुके हैं। जो शेष पाठन कार्य है वो इस वीडियो में कराया जाएगा। तो जिन बच्चों के पास पुस्तक यानी किताबें या पुस्तकें उपलब्ध हैं वो अपनी पुस्तक खोल लेंगे और मेरे साथ साथ पाठ को मनन करेंगे। मैं पाठन कार्य कराऊंगा और आप मेरे वाचन के बाद आप उसको मनन करेंगे तो वो अच्छा समझ में आएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों को इसके 4 पैराग्राफ यानी कि 4 गद्यांश पढ़ाए जा चुके हैं इस पाठ के। आज मैं 5वें गद्यांश के साथ उपस्थित हूँ। तो शुरू करते हैं बच्चों। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं, जहां उनमें और सब तरह की भिन्नताएं हैं वहाँ उन सब में एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी और इसी में उनकी सफलता थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम सत्यता, अहिंसा और त्याग के बल पर ही किसी भी आंदोलन में खड़े रह सकते हैं। आंदोलन से तात्पर्य है कि वह कार्य जो कि हमारी व्यक्तिगत या सामाजिक ज़रूरतों के लिए आवश्यक है, उसके लिए आवाज़ उठाना। अगर आप गलत हैं तो आप गलत के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। आगे पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमारे अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक
कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर व्यक्तिगत कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर बोली जानी चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी। यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो, एक छोटे से उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो। उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए और उपार्जन करता हो तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना ही होगा जितना कि प्राथमिकोक्त स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी और उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा। इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर यह बढ़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं, क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है और दूसरों में संघर्ष अनिवार्य है क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं और यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता संघर्ष, चाहे वह व्यक्ति के बीच हो या चाहे देश के बीच हो, वर्तमान रहेगा ही। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को अगर आर्थिक क्रियाएं करनी ही होती हैं, परंतु आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ कमाना ना होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना होना चाहिए, तो वह अत्यधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि इस स्थिति में कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी देश से कोई संघर्ष नहीं हो सकता है और ऐसी स्थिति में हर तरफ, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो संसार के स्तर पर हो, विकास ही विकास संभव है। जहाँ संघर्ष ना होगा वहाँ पर विकास ही विकास होगा। तो बच्चों, ये था आज के दो जो गद्यांश थे उनका पाठन कार्य और मैंने जो अपने शब्दों में उसको समझाने का प्रयास किया है वो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो ऐसे निरंतर बच्चों बने रहिए, पाठ का पाठन कार्य स्वयं भी करिए, उसको समझने का प्रयास करिए और मैं भी आपको उसे समझाकर चलूँगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।